नमस्कार। विशेष की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। देश के लिए एक बेहद अच्छी खबर जो दक्षिण राज्य केरल से सामने आई है। दरअसल साक्षरता मिशन के तहत केरल ने अपना सपना पूरा कर लिया है। अब केरल में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसे प्राथमिक शिक्षा ना मिली हो। हालांकि देश के बाकी राज्यों के सामने अब भी ये चुनौती बनी हुई है। आखिर क्या है ये पूरा मकसद और किस मोड़ पर खड़ा है ये पूरा मिशन? आज विशेष में हम इसी मुद्दे के हर पहलू को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास पेशकश। सबसे पहले पूर्ण साक्षर राज्य बनने के बाद केरल ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। वो ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां हर नागरिक प्राथमिक यानी चौथी तक पढ़ा हुआ है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बुधवार को केरल को यह विशेष दर्जा दिया। उन्होंने राज्य की उपलब्धि को बेमिसाल बताया और यहां की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ भी की। दूर तक फैला समुद्र तट, नारियल के बड़े बड़े दरख्त, दिल में हमेशा के लिए बस जाने वाले कुदरत के बेहतरीन नजारे और बहुरंगी संस्कृति। ऐसी तमाम खासियतों से भरपूर केरल की एक और विशेषता भी है जो इसे देश और दुनिया में अलग पहचान दिलाती है। वो है साक्षरता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता। केरल करीब 2.5 दशक पहले देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना। 13 जनवरी 2016, 21वीं सदी में केरल ने एक नई उपलब्धि हासिल की। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने 13 जनवरी बुधवार को तिरुवनंतपुरम में केरल को देश का पहला पूर्ण प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाले राज्य का विशिष्ट दर्जे से नवाजा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक आर्थिक मानकों पर केरल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और इसके पीछे सबको शिक्षित करने की सोच है। The spread of education in Kerala has led to enhancement of individual freedom and capacity for asserting one's rights, such as better health care, demand for more public services and monitoring their delivery, a better climate for gender equality, and above all, much faster reduction in income poverty than in many other states of India. सभी नागरिकों को प्राथमिक शिक्षा दिलाने की केरल की इस कामयाबी की कहानी भी बेमिसाल रही। 2014-15 में राज्य ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अतुल्यम कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत 15 से 50 बरस की उम्र के 2,40,804 लोगों की पहचान की गई जो प्राथमिक शिक्षा हासिल करने से वंचित रह गए थे। स्वयंसेवी संगठनों की मदद से इनमें से 2,05,913 लोगों को स्कूल लाकर 6 महीने तक पढ़ाया गया। पिछले बरस 7 जून को आयोजित परीक्षा के बाद 2,02,862 लोग पास हुए। अतुल्यम के दूसरे चरण को राज्य के 676 सरकारी मिशन के रूप में शुरू किया गया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक कार्यक्रम को बेहतरीन तरीके से लागू किया गया। इसके सभी उद्देश्य पूरे हुए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इस उपलब्धि के लिए केरल की काफी तारीफ की। This remarkable educational achievement is a result of the enlightened political leadership of Kerala, the dedication of its public functionaries and motivated volunteers, as well as the dynamism of the people of Kerala who have come to value the importance of education. केरल ने 18 अप्रैल 1991 को सबसे पहले पूर्ण साक्षर राज्य होने का गौरव हासिल किया था। 1980 में एर्नाकुलम और कोट्टायम जिले से पूर्ण साक्षर राज्य बनने की मुहिम का आगाज किया गया। 4 फरवरी 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एर्नाकुलम को पहला पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया। इसके बाद राज्य भर में साक्षरता सर्वे के जरिए निरक्षरों की पहचान की गई। निरक्षर लोगों में साक्षरता की अलग जगाने के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने मिलकर कोशिश की। 1991 में ये अभियान रंग लाया
और केरल पूर्ण साक्षर राज्य बना। जानकार मानते हैं कि दूसरे राज्यों की तुलना में केरल की शिक्षा व्यवस्था काफी बेहतर है। केरल में लिटरेसी का जो दर है वो करीब 90% के करीब पहुंच गया है। आज दशकों से केरल में ये पहुंचा है और इसके चलते वहाँ के जो सामाजिक चकांक हैं, मतलब समाज के प्रगति को दिखाने के लिए जो आंकड़े हैं वो हमारे अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छे हैं। आजादी के बाद से केरल ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। न केवल प्राथमिक बल्कि केरल उच्च शिक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। महिला साक्षरता में भी ये काफी आगे है। इसकी वजह से शिशु मृत्यु दर के साथ स्वास्थ्य और स्वच्छता में बेहतर स्थिति में है। सैयद कंबर अब्बास, राज्यसभा टीवी। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में कुल 74.04% लोग साक्षर हैं। साक्षरता दर में 2001 की तुलना में 14% इजाफा दर्ज किया गया। राज्यवार अगर बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षर लोग केरल में हैं, तो वहीं बिहार की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। साक्षरता का उजियारा, शिक्षा की रोशनी के जरिए कोई भी समाज कुरीतियों और सामाजिक बेड़ियों के बंधनों से मुक्त हो सकता है। कहते हैं कि बेहतर समाज का सपना भी साक्षरता की राह से साकार होता है। साक्षरता किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक तरक्की का आईना होती है। भारत में दशक भर दशक साक्षरता की दिशा में काफी प्रगति हुई है। 1951 में साक्षरता दर करीब 18.33% थी। 2011 में ये बढ़कर 74.4% तक पहुंच गई। इनमें 82.14% पुरुष और 65.46% महिलाएं साक्षर हैं। 2001 की तुलना में साक्षरता दर में 9.21% का इजाफा दर्ज किया गया। 2001 में देश की करीब 65% आबादी साक्षर थी, जबकि 35% लोग निरक्षर थे। महिलाओं की साक्षरता दर में सकारात्मक बढ़ोतरी हुई है। 2001 में 53.67% महिलाएं साक्षर थीं। 2011 में ये आंकड़ा बढ़कर 65.46% हो गया। यानी एक दशक में महिलाओं की साक्षरता दर 11.79% बढ़ी। 2001 में पुरुष महिला साक्षरता में 21.59% का अंतर था, जो 2011 में कम होकर 16.68 पर पहुंच गया। साक्षरता दर का 74.4% तक पहुंचना देश में शिक्षा की प्रगति को बयां करता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अब भी अच्छी नहीं है। 2011 के सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के मुताबिक 35% से ज्यादा ग्रामीण आबादी निरक्षर है। बिहार में 43.85, उत्तर प्रदेश में 38.18, झारखंड में 39.31 और उत्तराखंड में 25.41% ग्रामीण आबादी निरक्षर है। तो वहीं गांवों की 4% आबादी भी ग्रेजुएट नहीं है, जबकि 14% लोग प्राइमरी से भी कम पढ़े लिखे हैं। इन राज्यों में शिक्षा के प्रति संकल्प की बहुत कमी है। बहुत सारे राज्य मैं देखता हूँ, उसमें बहुत ही राजनीतिक कारणों से भी जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, रिक्रूटमेंट होते हैं टीचर के, वो कोई क्वालिटी और ट्रेनिंग देख करके नहीं होते, और न तो बहुत सारे राज्य जो है बहुत हिला हवाली कर रहे हैं। राज्यवार साक्षरता के आंकड़े को देखें तो सबसे ज्यादा 93.91% साक्षर लोग केरल में हैं। इसके बाद लक्षद्वीप में 92.28, मिजोरम में 91.58% आबादी साक्षर है। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम 63.82% है। बड़े राज्यों में साक्षरता की सूरत हाल देखें तो राजस्थान में 67.1%, मध्य प्रदेश में 70.6, उत्तर प्रदेश में 69.7, महाराष्ट्र में 82.9, आंध्र प्रदेश में 67.7, गुजरात में 79.3, तमिलनाडु में 80.3 और कर्नाटक में 75.6% जनसंख्या साक्षर है। कि शिक्षा में प्रगति करने की वजह से उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति की है। उनके जितने भी इंडिकेटर हैं, देश के अन्य राज्यों से केरल सबसे आगे निकल गया है। और आगे निकल, कुपोषण का ले लीजिए आप, या मान लीजिए जेंडर इक्वालिटी का ले लीजिए,
जो भी आप इंडिकेटर उठाइए, केरल शिक्षा के कारण हर इंडिकेटर पर सबसे आगे निकल गया है। ये जो हमारे राज्य हैं, इन राज्यों में शिक्षा के प्रति संकल्प की बहुत कमी है। पुरुष और महिला साक्षरता के लिहाज से भी केरल अव्वल है। केरल में 96% पुरुष और 92% महिलाएं साक्षर हैं। पुरुष महिला साक्षरता में भी बिहार सबसे पीछे है। बिहार में सबसे कम 73.5 पुरुष और 53.3 महिलाएं साक्षर हैं। नवविक्रम सिंह के साथ अमिताभ दुबे, राज्यसभा टीवी। देश भर में प्राथमिक शिक्षा के आंकड़ों में वक्त के साथ सुधार देखने को मिला है। केरल इस प्रक्रिया में सुधार की जीती जागती मिसाल है। एक और अगर प्राथमिक शिक्षा में दाखिले के आंकड़े जहां पूर्ण साक्षरता के मिशन पर चार चांद लगाते हैं, तो कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जो इस मिशन के सामने एक बड़ी चुनौती भी हैं। अलग अलग स्कूलों में पढ़ते ये तमाम बच्चे देश का भविष्य हैं। साक्षरता मिशन का भी यही मकसद है कि देश का हर नागरिक पढ़ा लिखा हो। और इसी मकसद से कुछ साल पहले देश में शिक्षा का अधिकार लागू हुआ। आंकड़े इस पूरे मिशन की सफलता की गवाही देते हैं। आजादी के वक्त जहां देश में साक्षरता दर 20% से भी कम थी, वो आज बढ़कर 75% के करीब पहुंच गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो 2014-15 में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2014-15 में पहले 10 राज्यों की सूची में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश रहा, जहां 2,58,06,929 बच्चों ने प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग अलग स्कूलों में दाखिला लिया। बिहार में यह आंकड़ा 1,53,40,469 रहा। महाराष्ट्र में 1,01,25,716, मध्य प्रदेश में 86,79,685, पश्चिम बंगाल में 81,63,021, राजस्थान में 81,40,866, जबकि गुजरात में 57,64,682, तमिलनाडु में 57,53,734, कर्नाटक में 53,74,024, झारखंड में 44,63,367 बच्चों ने प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला लिया। ये तमाम आंकड़े देश की साक्षरता मिशन को बल देते हैं और आगे की राह को और आसान बनाने की ओर इशारा भी करते हैं। लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जो इस मिशन के सामने आज भी एक बड़ी चुनौती हैं, और वो चुनौती है उन बच्चों की जो दाखिला लेने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। आंकड़ों पर गौर करें, 2014-15 के दौरान पहले 10 राज्यों की सूची में सबसे ऊपर नागालैंड रहा, जहां 19.41% बच्चों ने पढ़ाई पूरी किए बगैर स्कूल छोड़ दिया। मणिपुर में ड्रॉप आउट रेशियो 18% रहा। मिजोरम में यह आंकड़ा 12.96%, अरुणाचल में 10.89%, मेघालय में 10.34%, मध्य प्रदेश में 10.14%, राजस्थान में 8.39%, असम में 7.44%, उत्तर प्रदेश में 7.08%, झारखंड में 6.41% बच्चों ने प्राथमिक शिक्षा मुकम्मल किए बगैर स्कूल छोड़ दिया। हालांकि 4 राज्य ऐसे रहे जिसमें एक भी बच्चे ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अधूरी नहीं छोड़ी। इनमें चंडीगढ़, दिल्ली, केरल और लक्षद्वीप राज्य शामिल हैं। हमने इनरोलमेंट में तो प्रगति की है, लेकिन 8वीं तक जो हमारा कानूनी अधिकार है उसको हासिल करने वाले जो बच्चे हैं, उनमें से 41% बच्चे अभी भी इस देश के हैं जो 8वीं क्लास पूरी नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब कि भारी ड्रॉप आउट है, और ड्रॉप आउट को कंट्रोल करने के लिए हमने कोई मैकेनिज्म बनाया ही नहीं है। इतने सारे बच्चों का स्कूल छोड़ना और पढ़ाई पूरी ना करने के पीछे चाहे कोई भी कारण रहे हों, लेकिन साक्षरता मिशन के लिए ये किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। अब ऐसे में अगर पूरे भारत को पूर्ण साक्षर बनाना है तो इन आंकड़ों को काबू करना हर सूरत में जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विशेष में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कहां खड़ा है शिक्षा के मामले में। नमस्कार, मैं हूं राजेश बादल। नया कलेवर, नया अंदाज, राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नए रूप में विरासत का आगाज।
देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। मुक्का क्या मार रहा है? चाकू निकल के भोगना, भोग भोग साले का रानी, ये बड़ा थोड़ा चुस्तानो तब का 5-5, 10-10 बार मैंने नोट्स निकाला, क्यों करना है मुझे, क्या करना है मुझे, वो पूरा स्टडी बहुत अच्छा किया। जिसकी वजह से मुझे जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आया। अरे काय का लिहाज बीबी जी, हम इजड़े हैं पर दोगले ना है तुम जैसे। मेरे पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड या ड्रामा का बैकग्राउंड, कोई बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड जो है तो मेरे हार्ट से तुम्हारे हार्ट में जाना बस। जितना पगार मिलता है ना एक हेड कांस्टेबल को, उसमें से घर का चूल्हा तो जलता है पर उसके ऊपर पकता कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ सयाजी शिंदे, मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आज़ादी के वक्त देश में केवल मुट्ठी भर लोग ही पढ़ने लिखने की बुनियादी समझ रखते थे। उसके बाद कई दशकों तक साक्षरता दर सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ी, लेकिन 2001 में साक्षरता अभियान के जरिए इसमें बड़ा सुधार हासिल हुआ। लक्ष्य ये बनाया गया था कि सारे बच्चों को स्कूल भेजा जाए। सरकार का ये कार्यक्रम आज भी जारी है, लेकिन जानकार मानते हैं कि देश की शिक्षा नीति में आज भी कई बड़े बदलावों की जरूरत है। शिक्षा में सुधार का इतिहास देश में आजादी के बाद से ही चला रहा है। उस वक्त के सीमित संसाधनों में हर आदमी तक शिक्षा पहुंचाना बड़ी चुनौती थी। इसके लिए आजादी के बाद 1948-49 में राधाकृष्ण आयोग, 1953 का माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग, 1953 में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1964 में कोठारी शिक्षा आयोग, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1986 की नवीन शिक्षा नीति के जरिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सही दिशा देने की गंभीर कोशिशें की गईं। लेकिन इसके बावजूद अनिवार्य शिक्षा की मांग चलती रही और वक्त वक्त पर इसके लिए आंदोलन होते रहे, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा देने में सरकार को कई दशक लग गए। 2002 में संविधान में नई धारा जोड़ी गई, जिसके बाद RTE की राह खुली। हालांकि संविधान में पहले भी शिक्षा का जिक्र था, लेकिन ये अनिवार्य नहीं था। अनुच्छेद 45 के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन इसे मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं रखा गया। 1966 में कोठारी आयोग ने शिक्षा की बेहतरी और दायरा बढ़ाने की सिफारिश की थी। 2002 में संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में कहा गया कि एक विधेयक के जरिए इसे कानूनी शक्ल दी जाएगी, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को जाकर शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ। इसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को संवैधानिक अधिकार मिला कि वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हासिल कर सकें। उम्मीद थी कि अगले 5 साल में देश की फिजा बदल जाएगी। हालात में कुछ सुधार जरूर हुआ, लेकिन ये योजना लक्ष्य से काफी पीछे रही। ये हालत ये है कि हमारे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है। हमारे स्कूलों में अभी भी 9 लाख अध्यापकों की कमी है। कानून को बने 5 साल हो गए और 5 साल तक हमको सारे काम पूरे करने थे। इंफ्रास्ट्रक्चर करना था, हमको सारे PTR नॉर्म्स मेंटेन करने थे। प्राइमरी में 30 बच्चों पर 1 टीचर और 35 बच्चों पर अपर प्राइमरी में 1 टीचर करना था। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट भी बनाने थे, पीने का पानी देना था, क्लासरूम देना था और एक टीचिंग लर्निंग एटमॉस्फेयर बनाना था। लक्ष्य ये भी था कि 2015 तक शिक्षकों के सभी खाली पदों को भर लिया जाएगा, लेकिन लाखों की संख्या में आज भी ये पद खाली हैं। कई प्रदेशों में स्थायी टीचरों के बदले कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की बहाली हुई और निविदा शिक्षकों की तरफ से अब लगातार स्थायी करने के लिए प्रदर्शन होते रहते हैं। RTE के पैमाने पर अभी देश भर के 20% स्कूल भी खरे नहीं उतरे हैं। पहली बात तो यह है कि शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन पर हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। 50 साल पहले 1966 में कोठारी साहब ने 6% नेशनल इनकम का शिक्षा पर खर्च करने की मांग उठाई थी 50 साल पहले, लेकिन आज अगर आप देखिएगा तो ये 4% से भी कम का इन्वेस्टमेंट हम करते हैं शिक्षा।
इससे पहले साल 2000 में बच्चों के हाथों में किताब और कलम थामने की महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। सर्व शिक्षा अभियान में लड़कियों और विशेष रूप से सक्षम बच्चों की शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई। यही नहीं, कंप्यूटर एजुकेशन के जरिए बदलते जमाने के साथ बच्चों को तैयार करना भी इसका लक्ष्य रखा गया। इस योजना ने कम वक्त में लाखों बच्चों को स्कूलों से जोड़ने का काम किया, लेकिन इस बात पर हैरत होती है कि सर्व शिक्षा अभियान के मद में आवंटित धनराशि को बढ़ाने की बजाय बीते 3 बजटों में इसमें कटौती की गई। मौजूदा आम बजट में तो इसमें लगभग 4.5 करोड़ रुपए की कमी लाई गई। सर्व शिक्षा अभियान से पहले 1993-94 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसमें देश भर के 18 राज्यों के 272 जिलों में हर बच्चे को शिक्षा देने की योजना थी। लेकिन बाद में सर्व शिक्षा अभियान के बाद ये योजना ढीली पड़ गई और आखिरकार इसे सर्व शिक्षा अभियान में ही मिला दिया गया। शिक्षा में सुधार की इस आंख मिचौली के बावजूद बदलते दौर में शिक्षा नीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौजूदा सरकार बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के अलावा हुनर आधारित शिक्षा पर जोर दे रही है। सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में विकास के साथ ही छात्र शिक्षक अनुपात को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक लाना भी नई शिक्षा नीति की अहम प्राथमिकताएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उच्च शिक्षा के मामले में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा के मामले में यह आज भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा नहीं उतर पाया। 2015 की ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट में भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए हालांकि अच्छे नतीजे दिखे। इसके मुताबिक भारत के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधरी है। अक्षरों में अपने भविष्य के रास्ते तलाशते इन बच्चों का आने वाला कल बेहद रोशन है। इनके सुनहरे भविष्य की तस्दीक 2015 में जारी यूनेस्को की ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट कर रही है। रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक भारत को पिछले 15 साल में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या में 90% की कमी करने में कामयाबी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में जेंडर पैरिटी इंडेक्स का स्तर काफी सुधरा है। मतलब ये कि स्कूल जाने वाली लड़कियों की तादाद में इजाफा हुआ है। प्राइमरी में 2012 में ये स्तर 1.02% बताया गया, जो कि 1999 में 0.84% था। सेकेंडरी स्तर पर हालांकि 2012 में यह स्तर 0.94 ही है, लेकिन ये 1999 के 0.70 से काफी बेहतर है। स्कूलों के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में भी सुधार दर्ज किया गया है। प्री प्राइमरी में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 1999 के 19% के आंकड़े से बढ़कर 2012 में 58% पर पहुंच गया है, जबकि 2012 में प्राइमरी में एनरोलमेंट रेशियो 99% हो गया, जो कि 1999 में महज 86% था। भारत शिक्षा के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रों की तुलना में बहुत ही निम्न स्तर पर है और मैं आपको 2-3 आंकड़े देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सलाइजेशन का, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन करीब सारे जो विकासशील देशों में जो थोड़े से विकसित देश हैं वहाँ हो चुका है। आप चाहे इंडोनेशिया लीजिए, फिलीपींस लीजिए, मलेशिया लीजिए, मेक्सिको लीजिए, ब्राज़ील लीजिए, क्यूबा लीजिए, सब जगह पर यूनिवर्सलाइज हो चुका है सेकेंडरी स्कूल तक, और हम कहीं उसके पीछे हैं। हालांकि रिपोर्ट में कई बातें चिंताजनक भी लगती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत असाक्षरता दर को वैश्विक स्तर यानी 50% तक लाने में नाकाम रहा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में असाक्षर वयस्कों में से 68% महिलाएं हैं, जो कि दुनिया के 32% देशों की वयस्क साक्षरता दर से बहुत पीछे हैं। दूसरी बात है, एक मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एक आंकड़ा होता है कि अपने पूरे जीवन में कितने साल तक लोग स्कूल में रहे हैं। उसमें जबकि और जो विकासशील देश हैं वो करीब 8% 10% के लगभग हैं, हमारे यहाँ उसका 4.5%। दूसरी ओर कुछ और रिपोर्ट्स भारत में शिक्षा व्यवस्था की सुधरती सूरत की तस्दीक करती हैं। दुनिया के देशों में समृद्धि की पड़ताल करने वाली संस्था लेगाटम के 2015 के विश्व समृद्धि सूचकांक के मुताबिक शिक्षा के मामले में भारत 92वें स्थान पर है। हालांकि 2014 में भारत एक स्थान पीछे यानी कि 93 नंबर पर था। 2013 में 97वें और 2012 में भारत और पीछे 100वें नंबर पर था।
लेगाटम के मुताबिक दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया की है। दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरा डेनमार्क, चौथे स्थान पर नीदरलैंड और 5वें पर नॉर्वे है। 142 देशों की सूची में सबसे फिसड्डी देशों की बात करें तो इसमें 138वें स्थान पर लाइबेरिया, 139वें स्थान पर माली, 140वें पर नाइजर, 141वें पर चाड और मध्य अफ्रीकी गणराज्य सबसे पीछे 142वें स्थान पर है। हालांकि भारत की जनसंख्या और विशाल क्षेत्रफल शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे देशों से हालात को अलग करते हैं। इस लिहाज से भारत ने बीते कुछ साल में काफी प्रगति की है। इस उपलब्धि के पीछे बुनियादी शिक्षा में सुधार और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूलों से जोड़ना है। आज भारत में 22 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ विशेष में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।